हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इफ्को एजीटी 2025 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। आज हमारा 9वां सेशन होने वाला है। अभी तक हमने 8 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपने उन सबको लगाया होगा। लगभग सभी सेशन के अंदर 30 क्वेश्चंस रखे गए थे, तो आज हमारा 9वां सेशन होने वाला है। तो लगभग 270 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो किसी ना किसी पास्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम फिर से पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेशन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो सेशन को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट क्ले मिनरल इन वर्टिसोल। वर्टिसोल के अंदर प्रीडोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा होता है? तो वर्टिसोल का मतलब क्या हो गया? ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल का ही ऑर्डर होता है ब्लैक सोइल। तो इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा क्ले मिनरल होता है वो डोमिनेंट होता है। तो क्या क्योलिनाइट होता है, इलाइट होता है, मोंट मोलिनाइट या सेस्की ऑक्साइड? तो क्योलिनाइट तो नहीं होता है। क्योलिनाइट किस में होता है? हाईली विदर्ड सॉइल के अंदर होता है। जो कौन सी होती है? ऑक्सीसोल्स। ये तो ऑक्सीसोल्स में होता है। इलाइट, इलाइट भी नहीं होगा। इलाइट जनरली किस में पाया जाता है? टेम्परेट टाइप की सॉइल्स में पाया जाता है, जैसे वर्टिसोल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोंट मोलिनाइट। मोंट मोलिनाइट ब्लैक सोइल के अंदर क्ले मिनरल होता है जो डोमिनेंटली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल स्टेज फॉर इंसेमिनेशन इन कैटल्स टू इंश्योर सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन। सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन के लिए कौन सी स्टेज को आइडियल माना गया है? अर्ली हीट, मिड हीट, या फिर लेट हीट, या फिर स्टैंडिंग हीट और पोस्ट हीट? तो स्टैंडिंग हीट को आइडियल स्टेज माना गया है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स। तो किंग ऑफ सीरियल्स के नाम से कौन सी क्रॉप को जाना जाता है? तो राइस को जाना जाता है, वीट, मेज, बार्ले या सोरगम? तो वीट को किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है और जो मेज होता है उसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स। अगला क्वेश्चन, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? अभी जो आरपीएससी एओ का एग्जाम हुआ है 20 अप्रैल को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। जो अल्टरनेरिया सोलोनी होता है वो क्या करता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऐसे याद रखना है। और जो राइजोक्टोनिया सोलोनी होता है वो क्या करता है? ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो। ब्लैक स्कर्फ, ठीक है। और फ्यूजेरियम क्या करता है? विल्ट कोज करता है। विल्ट कोज करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंसेक्ट इज ए मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। स्टोर्ड ग्रेन जो भंडारित किए जाते हैं ग्रेन्स, उनके अंदर कौन सा मेजर पेस्ट पाया जाता है? तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट कौन सा है? हेलिकोरपा आर्मीजेरा है, सिटोफिलस ओराइजे है, या स्पोडोटेरा लुटेरा है, या फिर बेमेसिया टेबिसाई है, या एफिस गोसिपी है? तो इसके अंदर सिर्फ एक ही था ऑप्शन जो कि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के अंदर आता है, जो सिटोफिलस ओराइजे है। सिटोफिलस ओराइजे जिसको कहा जाता है क्या? राइस वीविल। राइस वीविल कहा जाता है, जो कि राइस और व्हीट के अंदर डैमेज कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफाइड सीड ऑफ व्हीट। जो व्हीट के सीड होते हैं उनमें मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड होता है? क्या 60 होता है, 70, 80 या फिर 85 या 90? तो 85% मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होना ही चाहिए व्हीट के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ट्री स्पीसीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प एंड पेपर प्रोडक्शन। पल्प और पेपर प्रोडक्शन के लिए कौन सी ट्री की स्पीसीज को जनरली यूज किया जाता है? इसका आंसर बताना था। तो जो यूकेलिप्टस होता है ना, उसका यूज किया जाता है जनरली किसके लिए? पल्प और पेपर प्रोडक्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। जो टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस टीक कहा जाता है इसको।
टीक कहा जाता है। ये किसके लिए काम में आता है? फर्नीचर के लिए बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, जो डेलवर्जिया शीशो है इसको शीशम कहा जाता है, और अकेशिया निलोटिका है इसको फ्यूल वुड की तरह काम में लिया जाता है, और ये है पाइनस रॉक्सबर्गी, इसके लिए इसको पाइन के प्रोडक्शन या फिर रेजिन और टिम्बर के लिए यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर पूछा गया था कि कितना टाइप का फिनोटाइप मिलेगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब कंप्लीट डोमिनेंस है। तो ये भी अभी की रिसेंट एग्जाम RPSC AO की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस था, और तो 3 into 3 into 3 27 will be the correct answer. अगला क्वेश्चन, the process by which water moves through the cytoplasm of plant cells via plasmodesmata is called। यानी कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्म से होते हुए या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा से, तो क्या एपोप्लास्ट पाथवे होता है या सिम्प्लास्ट होता है या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे होता है या वेक्युलर पाथवे या डिफ्यूजन पाथवे। तो इनमें से बताना था। जनरली बच्चे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा से जो मूव होता है या साइटोप्लाज्म से मूव होता है उसको क्या कहते हैं? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि इसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एटीपी खर्च होता है। अगला क्वेश्चन, ए डिस्टेंस एन ऑपरेटर वॉक टू प्लाउ 1 hectare यूजिंग एन एनिमल ड्रोन प्लाउ अज्यूमिंग 15 सेंटीमीटर फरो विड्थ। तो कितना अप्रोक्सीमेटली उसको चलना पड़ेगा, ये पूछा गया था। ये भी अभी RPSC AO का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार इसको आप खुद से ट्राई करें, अगले सेशन में अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट नए जानने को मिलेंगे, आपकी प्रिपरेशन में और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। अगला क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर ग्रेन फिलिंग इन सीरियल। सीरियल के अंदर ग्रेन फिलिंग के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो मोस्ट क्रिटिकल होता है? तो नाइट्रोजन को ग्रेन फिलिंग के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट क्रिटिकल माना गया है। अगला क्वेश्चन, द जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज अप्रोक्सीमेटली। तो जेस्टेशन पीरियड कितना होता है बफेलो का, पूछा गया है। तो ये लगभग होता है 300 + 10, यानी कि 300 से 310 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल स्ट्रक्चर होल्ड मोर कैपिलरी वाटर। सबसे ज्यादा कैपिलरी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कौन सी सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर होती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, या फिर प्लेटी स्ट्रक्चर होगा, या फिर प्रिज्मेटिक होगा, या फिर ब्लॉकी होगा, या फिर मैसिव टाइप का होगा। तो कौन सा होगा इनमें से? जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? प्लेट नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की प्लेट्स होती हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है? वाटर को आसानी से मूव नहीं होने दिया जाता है, वाटर के पार्टिकल नीचे आसानी से मूव नहीं होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्लेटी स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, द डिजीज टिक्का इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप। कौन सी क्रॉप से टिक्का डिजीज एसोसिएटेड होता है? तो 2 तरह की डिजीज होते हैं टिक्का में भी, अर्ली टिक्का और लेट टिक्का। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप से एसोसिएट है। तो एक ग्राउंडनट से एसोसिएटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनके कोजल ऑर्गेनिज्म भी एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज अगेंस्ट एफिड। एफिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज में लिया जाता है? तो एफिड के कंट्रोल के लिए क्या ट्राइकोडर्मा यूज किया जाता है, बेसिलस थुरिंजिएसिस, लेडी बर्ड बीटल या एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, या फिर मेटाराइजियम एनिसोप्ली। तो इसके लिए लेडी बर्ड बीटल का यूज किया जाता है। विच टेस्ट इज यूज टू एसेस सीड विगर। सीड विगर को नापने के लिए या मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लिया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इज कॉल्ड। यानी कि ट्रीज के साथ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उगाना, इसको क्या कहा जाता है?
इसको क्या कहा जाता है, सिल्वीकल्चर कहा जाता है या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है, एफोरेस्टेशन, रीफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन। तो क्रॉप्स के साथ ट्रीज को लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगा। सिल्वीकल्चर में सिर्फ ट्री को ग्रो किया जाएगा। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है वहां पर प्लांट लगाना जहां पर पहले कभी प्लांट नहीं थे। और रिफोरेस्टेशन का मतलब था होता है यानी कि जैसे यहाँ पर कोई पहले जंगल हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, उनको किसी कारणों की वजह से नष्ट हो गए, फिर यहाँ पर दोबारा से पेड़ लगाएं तो उसको रिफोरेस्टेशन कहा जाएगा। और डिफोरेस्टेशन का मतलब हो गया कहीं पर अगर जंगल है, पेड़ पौधों को खत्म कर देना, एकदम नष्ट कर देना, उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन, a cross between a homozygous dominant and homozygous recessive individual produce, यानी कि दो पेरेंट दे रखे हैं, दो स्पीशीज दे रखी हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रेसेसिव है। इनके क्रॉस करवाने पर जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, ऐसा पूछा है। तो जैसे मान लीजिए एक कैपिटल टी वाला था, तो मतलब इसका क्या हो गया, टोल है, तो ये होमोजाइगस हो गया। एक होमोजाइगस रेसेसिव देख लेते हैं, तो जैसे ड्वार्फ के लिए देख लेते हैं, ड्वार्फ, तो एक हो गया स्मॉल टी, इससे क्या गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी, इससे गैमीट बनेगा स्मॉल टी, एक सेकेंड, हाँ स्मॉल टी। अब इन दोनों का जो क्रॉस करवाएंगे तब कौन सी जनरेशन मिलेगी अपने को, कैसी जनरेशन मिलेगी, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनमें से एक डोमिनेंट है तो डोमिनेंट इफेक्ट ही दिखाई देगा, तो सारे पौधे क्या होंगे, टोल ही दिखाई देंगे। हालांकि इनका जीनोटाइप जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटिपिकली देखेंगे तो सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे, टोल दिखाई देंगे। तो 100% डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाई देगा, पहला आंसर सही। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट की राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये DSSB का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इथाइलिन जो होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट की राइपनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर प्राइमरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो प्राइमरी टिलेज के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, प्लाउ। अगला क्वेश्चन, स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज को उगाने के लिए स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हाइब्रिड मेज के लिए 60-20 रखा जाता है, 75-25 रखा जाता है, 90-30 रखा जाता है, 45-15, 100-40। तो 60:20 will be the spacing. Next question, which breed of cattle is known for high milk yield, हाई मिल्क yield के लिए कौन सी कैटल को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका DSSB के एग्जाम में पूछा गया है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट सिंपल क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं छुपे होते हैं इनमें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन, इसमें फैट का कंटेंट सबसे लो रहता है। अगला क्वेश्चन, द pH रेंज फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मोस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल इज, यानी कि जो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं सॉइल्स, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, सुटेबल पीएच कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जनरली क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो इसके लिए कितना न्यूट्रल पीएच के आसपास देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 3.5 to 5.5, ये तो एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक तो नहीं होना चाहिए। 5.5 to 7.5, 7 क्या होता है, न्यूट्रल पीएच पर होता है, तो इसके आसपास का होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है उसके लिए कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये पूछा गया है। एरिसीपे नेकेटर होता है, या फिर प्लाज्मोपरा विटिकोला होता है, या बोट्राइटिस सिनेरेरिया, या कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पिरोइड्स होता है, या एस्परजिलस नाइजर। तो जो पाउडर मिल्ड्यू होता है उसको कोज करता है एरिसीपे नेकेटर, और जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसको कौन कोज करता है, डाउनी मिल्ड्यू। इसके लिए प्लाज्मोपरा विटिकोला। ठीक है। अगला, और जो बेट्राइटिस सिनेरेरिया होता है वो कौन सा कोज, एक सेकेंड,
कौन सा डिजीज कोज करता है? तो क्या करता है? बोट्राइटिस सिनेरेरिया ग्रे मोल्ड कोज करता है, ग्रे मोल्ड कोज करता है। और कोलेटोट्राइक्रम एंथ्रेक्नोज को कोज करता है, एंथ्रेक्नोज को कोज करता है। और एस्परजिलस नाइगर भी एक तरह का मोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय फिरोमोन ट्रैप्स? फिरोमोन ट्रैप के द्वारा कौन से पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, ये पूछा गया है। तो जो व्हाइट फ्लाई हैं उनके लिए किया जाता है, या एफिड्स के लिए, या फ्रूट फ्लाई, या थ्रिप्स या माइट्स के लिए? तो फ्रूट फ्लाई जो होती हैं उनके लिए क्या किया जाता है? फिरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। व्हाइट फ्लाई जो होती हैं उनकी कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? उनके लिए किया जाता है स्टिकी ट्रैप्स का यूज किया जाता है, स्टिकी ट्रैप्स का यूज किया जाता है। और जो थ्रिप्स होता है, थ्रिप्स के लिए क्या यूज किया जाता है? थ्रिप्स के लिए करते हैं ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। और जो एफिड और माइट होते हैं वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, इसके लिए फिरोमोन्स के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रूट फ्लाई। अगला क्वेश्चन, सीड फॉर राइस के लिए सीड रेट पूछा गया है। डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना सीड रेट होना चाहिए राइस के लिए, ये पूछा गया है। तो डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए 60 to 80 kg पर हेक्टेयर का सीड रेट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच गैस प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम के अंदर कौन सी गैस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर बताना है। तो क्या नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, या फिर CO2 होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन? तो जो CO2 होती है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन, द टर्म हेटेरोसिस रिफर्स टू, हेटेरोसिस टर्म जो होती है वो रिफर्स किसके लिए किया जाता है? ये भी किसी ना किसी एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में जो हुई है। तो क्या रिड्यूस करता है विगर को इन हाइब्रिड्स में, इंक्रीज करता है विगर को, या फिर म्यूटेशन को कहते हैं, या फिर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी को, या फिर क्रोमोसोमल अबर्सन? हेटेरोसिस किससे रिलेटेड होता है? हेटेरोसिस का मतलब होता है इंक्रीज विगर इन हाइब्रिड। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कोज क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स? ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, फिर से एक बार पूछ लिया गया है। आरपीएससी एओ के एग्जाम में फिर से पूछा गया है। तो जो लोअर लीव होती है ना, जैसे ये लोअर लीव होना, पिछले सेशन में भी हमने इसको कवर किया था। यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की सबसे ज्यादा डिफिशियंसी मिलती है, क्योंकि ये जल्दी से मूव कर जाते हैं अपर पार्ट्स के अंदर, न्यू लीव्स के अंदर चले जाते हैं, इसलिए ओल्डर लीव्स के अंदर इनको क्या होता है? डेफिशिएंसी दिखाई देता है। तो येलोइंग किसकी वजह से हो जाएगी यहाँ पर लोअर लीव्स के अंदर? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज टिपिकली, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए सेशन में इतना ही था, हमने 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ।